हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि नीड हेरासी की थ्योरी किसने दिया था। फिर हम कहें कि सेकेंड क्वेश्चन आपका है हाइजीनिक थ्योरी किसने दिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड थ्योरी किसने दिया एंड एक्स एंड वाई थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। एक हम कहें कि आपके जितने भी थ्योरीज की बात हम पूछे हैं ये क्वेश्चंस ये आपके मोटिवेशन थ्योरीज से रिलेटेड है। और एक चीज़ क्या है कि लास्ट क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, हम आपसे पूछे ट्रेनिंग के बारे में और लोग आंसर करने लगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेनिंग और ट्रेडिंग में बेटा डिफरेंस है कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि वो ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि फिर नेशनल ट्रेड होता है सर कि ठीक। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए, यही गलती आप लोग एग्जाम में भी कर देते हैं। ठीक, तो चलते हैं आज के क्लास पे। जो हमारा आज का बिजनेस मैनेजमेंट का क्लास है वो कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताएंगे, आप मत सोचिएगा कि हमें ध्यान नहीं है, उसको हम आगे की क्लास में बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कंट्रोलिंग, तो जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का हम कहें कि लास्ट पॉइंट होता है हमारा कि वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कि कहने का मतलब है कि अगर हम बोले कि जो आप नियंत्रण की बात की जाती है तो ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपका क्या किया जाता है कि जो आप एक्चुअली में प्लान किए होते हैं कि मीन्स जो आप पहले से डिसाइड किए थे और जो आपका रियलिटी में एक्टिविटीज़ हुई रहती है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, उन डिफरेंसेस को जानना और उसके लिए हम कहें कि सही कदम उठाना, उसके रोकथाम के लिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, वो आपका कंट्रोलिंग है। ठीक, देखिए कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, that is evaluating the performance and if necessary apply corrective measures so that performance takes place according to plans। कहने का मतलब कि अगर आप जो प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग आप एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस आया है उसको देखिए। अगर हम कहें कि कोई भी डिफरेंसेस है दोनों में, मीन्स एक्चुअल में और आपका जो प्लान किए थे दोनों में कोई भी वेरिएशंस आ रहा है तो वो वेरिएशन क्यों आया है और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो उठाना चाहिए, एक कंट्रोलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हम कहें कि नियंत्रण का क्या महत्व है किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ये देखिएगा, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। When the plans are made in the organization, these are directed towards achievement of organizational goal and controlling function ensure that all activities in the organization takes place according to the plan and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे आप प्लानिंग के टाइम में ये बता देते हैं कि किस वे में उस काम को करना है और साथ ही साथ आप ये देखते रहते हैं कि अगर वो जिस अकॉर्डिंग आप डिसाइड किए हुए हैं मीन्स प्लानिंग किए हुए हैं कि काम करने के लिए अगर उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की जा रही हैं तो आपको समय रहते हुए कि उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा कि मीन्स कंट्रोल करना पड़ेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ये आपको जानना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो आसानी के साथ अचीव किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखिए कि साथ ही साथ आपका यहाँ पे ये बताता है कि जो आप काम किए हैं वो कितना एक्यूरेट किया गया है कि क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थ्रू स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग वी कैन इजली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। कहने का मतलब कि अगर हम आपसे कहें कि जब आप प्लानिंग किए होंगे तो आपने ये बताया होंगे कि कौन सा वर्क कितने टाइम में करना है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि अब जब आपका एक्चुअली वो काम हो चुका होगा तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो चीज़ आप डिसाइड किए थे कि मैं समझा कि आप बोले थे कि कोई काम 2 महीने में करने के लिए तो क्या वो 2 महीने में ही किया गया या 2 महीने से ज़्यादा किया गया या 2 महीने से कम किया गया। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। फिर मेकिंग efficient use of resources।
कि अब फिर आगे बात आती है कि कंट्रोलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास हम कहें कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम कहें कि सही तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप समय समय पे क्या करते हैं कि इस चीज़ को एनालिसिस करते रहते हैं कि जो आपका प्लान किया गया है उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं कि या जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलिंग की बात जब होती है तो आप सिर्फ इसको मत समझिएगा जब आपका जो प्लान किए थे वो प्लान का पूरा एक्चुअल रिजल्ट आ चुका हो तभी आप कंट्रोलिंग करेंगे, नहीं। कंट्रोलिंग आप मिड में भी कर सकते हैं। ये आपका हम कहें कि जो पहला कॉन्सेप्ट है कि वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि मीन्स आप पहले स्टैंडर्ड डिसाइड कीजिए फिर परफॉर्मेंस हो जाए उसके बाद आप कंट्रोलिंग करिए, नहीं। आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट चला कि अगर आपको बीच में ही लग रहा है कुछ कमी आ रही है, कहीं पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो कह कि इतने नेसेसरी एक्शन है उसको लेना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं आगे। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब देखिए कि यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है कि कंट्रोलिंग भी कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। रीज़न कि उनको ये पता होता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसका लास्ट में वैल्यूएशन होने वाला है कि, और अगर वहाँ पे कोई भी हम कहें कि वेरिएंस आएगा कि दैट्स मीन्स कि जो उनको टारगेट दिया गया है और जो एक्चुअल अचीव करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि वो अच्छे से काम करें ताकि उनके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन न लिया जाए। ठीक, फिर इंश्योर ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। अब देखिए कि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हमको कि एक तरीके से अनुशासन भी एम्प्लॉयज़ के अंदर लाता है। क्यों कि अगर हम कहें कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको, जैसा कि हम बोले कि कोई भी एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है कि वो एक्शन क्या होगा वो टॉप मैनेजमेंट पहले से डिसाइड किया रहता है। दैट मीन्स कि उनकी सैलरी कट की जाएगी या उनको जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा या कुछ पेनाल्टी लगाए जाएंगे या उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं कि बताई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उससे क्या होगा कि जब वो काम करेंगे तो उन क्या करेंगे कि अनुशासन में हम कहें कि मीन्स वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इफेक्टिव वे में काम करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा ना रहे कि उनको पता है कि वो कोई भी काम करे उनको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि दैट्स मीन्स कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो अपने मन से करेंगे, अपने मन के मौजी होकर करेंगे कि जैसे मन आएगा वैसे। कोई वहाँ पे एक काम करके सिस्टमेटिक वे नहीं रहेगा काम करने का। ठीक, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। Control helps to maintain equilibrium between means and ends. Controlling makes sure that proper direction is taken and that various factors are maintained properly. अब देखिए कि यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आता है कि कंट्रोलिंग की बात किया जाए तो ये एक चीज़ को और इंश्योर कर देता है कि जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है और जो आपने डिसाइड किया था उसमें वेरिएंस आता है तो आप पहले इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए वो वेरिएंस किसकी वजह से है, किस डिपार्टमेंट की वजह से आया है और जो आपने स्टैंडर्ड दिया था क्या सभी डिपार्टमेंट ने उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया या नहीं किया। कि कई बार होता है कि जो आपका हम कहें कि ओवरऑल रिजल्ट आपका तो सही नहीं आता है, लेकिन हम कहें कि इंडिविजुअल बेस पे जब आप एनालिसिस करते हैं तो होता क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना काम अच्छे से किए होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स की लापरवाही होती है। तो ये कहें कि एक तरीके से कंट्रोलिंग जो होता है कि सबके बीच में बैलेंस लाता है कि आप सही डिपार्टमेंट को पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेनाल्टी नहीं लगा सकते कि उनको हम कहें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो हम कहें कि गलत डिपार्टमेंट्स हैं, जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हम कहें कि सही से काम नहीं करेंगे तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पेनाल्टी लगाना हो, जो भी एक्शन लेना हो उनके खिलाफ आप ले सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कि कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स तो हैं हमारे साथ, साथ ही साथ कुछ इसके क्या नाम से कि लिमिटेशंस भी हैं। कि अब देखिए लिमिटेशन क्या है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि आप से बोला जाए कि जो आप स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं वो कैसे सेट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि दैट्स मीन्स कि आपको एक चीज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड क्या होगा कि जिसके बेसिस पे आप के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करने वाले हैं, मीन्स वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। फिर नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स।
अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस का इंटरनल फैक्टर जो होता है वो तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारा कहें कि टारगेट रहता है वो अचीव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप कोई कहें कि करेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, ठीक। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है आपका, जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि आपने जो प्लान किया कि हाँ हम इस साल प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं 20 लाख रुपीज़ का, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा आ गया कि उसकी वजह से आप नहीं अर्न कर पाए, या हम कहें कि कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। फिर रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हम कहें कि परिवर्तन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कि दैट्स मीन्स कि उनके तरफ से विरोध होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है कि मीन्स आप कंट्रोलिंग सही से नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है कि कॉस्टली अफेयर्स, दैट्स मीन्स यहाँ पे ये कहें कि हम खर्चीला है थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, फिर बीच में मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड लास्ट में उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं कि करेक्ट एक्शन लेना होगा। लेकिन ओवरऑल हम आपसे बोलें कि ये कंट्रोलिंग जो है कि मीन्स जो ये लिमिटेशंस हैं कंट्रोलिंग के, इसको आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए कि हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट मिनिमाइज़ करते हुए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को, उस टारगेट को आसानी के साथ अचीव किया जा सकता है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अब जब कंट्रोल करना होगा किसी चीज़ पे तो अब उसका क्या प्रोसेस होता है। तो पहले देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करिए कि आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कीजिए, कि मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को बताइए कि उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना है। फिर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर जो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया है, मीन्स जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसको आप एनालिसिस कीजिए। फिर डिटेक्शन ऑफ डेविएशंस, फिर जो आपने स्टैंडर्ड दिया और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों में देखिए क्या कोई वेरिएशन आ रहा है, क्या कोई अंतर है। अगर ऐसा है, करेक्शन ऑफ डेविएशन, फिर जो वो हम कहें कि आपका जहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, मीन्स जो प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उनको आप सही कीजिए, और उसके बाद हम कहें कि आप करेक्टिव एक्शन लीजिए, कि मीन्स जो डेविएशन हो रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन है तो दैट्स मीन्स आपको एक्शन लेना पड़ेगा उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जिनकी वजह से वो डेविएशन आया हुआ है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। देखिए कि अगर बात किया जाए कि आपको कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ पे कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो वो देखिएगा बजटरी कंट्रोल, फिर नॉन बजटरी एंड मॉडर्न कंट्रोल। कि अब बजटरी में क्या होता है कि यहाँ पे हम बोलें आपको तो इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि दैट्स मीन्स आप एम्प्लॉयज़ को ये बता देते हैं कि हमारा इतना इनकम है और इतना एक्सपेंसेस होना चाहिए, कि मीन्स हम कहें कि आप उनको टारगेट दे देते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड का हमारा इनकम और एक्सपेंस कितना होना चाहिए प्रोडक्शन से रिलेटेड या बिजनेस यूनिट का, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है टाइम, स्पेस, मटेरियल एंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप उनको ये बता सकते हैं कि उनको काम करने के लिए कितना टाइम दिया जाने वाला है, फिर उनको प्रोडक्शन करने के लिए कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितना मटेरियल यूज़ करना है, ठीक। इसका आप बजट बना के उनको दे सकते हैं। फिर कैश बजट आप दे सकते हैं कि दैट्स मीन्स हम आने वाले समय में कितना खर्च करने वाले, कितने रुपए का खर्च करेंगे, इसको आप बता सकते हैं, और फिर एक्चुअली में कितना खर्च होगा उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दैट्स मीन्स आप कैपिटल एसेट्स पे कितना खर्च करने वाले हैं इसको आप बता सकते हैं। ये आपके देखिए कि हम कहें कि बजटरी में ये सब आते हैं, मीन्स बजट कि जो आप फ्यूचर में करने वाले होते हैं। फिर वेरिएबल्स, फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपके जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर हैं उनको आप कितना प्रोजेक्टेड करते हैं, कि कितना आने वाले समय में आप ऐसे एक्सपेंसेस पे मनी डिनोट करना चाहते हैं, ठीक। तो ये बजटरी कंट्रोल हुआ। तो अब बजटरी में क्या होता है कि आप पहले से बजट बना चुके हैं, यहाँ आप देखिए फिर उसके बाद एक्चुअल में जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि एक्शन ले सकते हैं, कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं। फिर नॉन बजटरी कंट्रोल, फिर नॉन बजटरी में क्या है, स्टैटिकल डाटा। हम कहें कि आप प्रीवियस ईयर के डाटा को देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आप क्या किए थे, करेंट ईयर में क्या हुआ। फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशन,
कि मीन्स जो आपके हम कहें कि मैनेजमेंट्स होते हैं या जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम ध्यान देते रहे कि हाँ जैसा प्लानिंग किया गया था क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। वो अपना ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि हाँ चीज़ें उसी वे में चल रही हैं या उससे डिफर चल रही है, ठीक। फिर BEP एनालिसिस मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट्स की बात आती है, तो मीन्स ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रही हो। फिर स्पेशल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। अब स्पेशल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स की बात की जाए तो कुछ हम कहें कि कमेटीज भी होती हैं कि जो आपके क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम वो एम्प्लॉयज़ पे वॉच करती रहती हैं और अपना रिपोर्ट देती हैं कि हाँ काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या जो किया गया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इंटरनल ऑडिट, और साथ ही साथ देखिए कि ऑडिट्स की बात की जाए तो ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि आप याद रखिएगा एक चेक करना होता है कि मीन्स जो आपका आपको दिया गया था दैट्स मीन्स की स्टैंडर्ड और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उसमें डिफरेंशिएशन। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और होता है ऑडिट में कि जो आपने एक्टिविटीज़ की है क्या वो सही तरीके से सही रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं। तो फिर ऑडिट ये हुआ। ऑडिट में आपके दो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिट की बात होती है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपका चेक करे कि जो आप एक्टिविटीज़ किए हैं क्या वो एक्टिविटीज़ सही तरीके से की गई है कि नहीं। फिर इंटरनल ऑडिट जो हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ या हम कहें कि कोई अदर एम्प्लॉय ऐसा अपॉइंट किया गया जो हम कहें कि टाइमली वॉच कर रहा है एक्टिविटीज़ को, जो वर्क हो रहे हैं उनको हम कहें कि वो क्या करता है कि खुद से करता है। मीन्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करके ऑडिटिंग कराया जाता है वो आपका इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक। फिर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, PERT एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। ये देखिए PERT CPM के बारे में हम यहाँ आपको थोड़ा सा कहें कि नॉलेज देंगे, लेकिन इसको आप जब जाएंगे BCom में तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है PERT एंड CPM, ठीक। तो आइए देखते हैं PERT CPM क्या होता है। ये देखिए कि नेटवर्क टेक्निक्स PERT एंड CPM। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज to help in the planning, organizing and controlling the operation to enable the management in accomplishing the project इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। अब देखिए कि जाहिर सी बात है कि जब आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें देखनी होती है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो हम कहें कि कम खर्चे में और अच्छे तरीके से इफ़िशिएंट वे में अचीव किया जा सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक। दीज टेक्निक्स डील विद द टाइम शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर दीज एक्टिविटीज़ एंड द एम ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन गिवन टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट। अब देखिए कि PERT और CPM की जब बात आती है तो ये जो टेक्निक्स है इसमें दो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि पहला कि जो रिसोर्स है आपके पास है कि वो रिसोर्सेज किस तरीके से यूज किए जाएंगे, और दूसरी चीज़ें होती हैं कि किस टाइम में किए जाएंगे, मीन्स उसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ये दो चीज़ों पे ये फोकस्ड होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक बट PERT दैट इज़ कि प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड्स मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स। अब देखिए कि इसमें दो आपके सबसे ज़्यादा जो बोला गया कि मॉडर्न टेक्निक्स है PERT एंड CPM। PERT प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर treating wide range of project management problems. PERT provides managers with the information they need in planning and controlling schedules and cost in development project। अब देखिए कि PERT के थ्रू क्या होता है कि ये कहें कि जो बिजनेस मैनेजमेंट में जो प्लानिंग के लिए होते हैं कि हम कहें कि टॉप मैनेजमेंट जब प्लानिंग करते हैं तो उनको ये करता है कि कई सारे हम कहें कि आपको अल्टरनेटिव्स दिखाता है कि आप उसको क्या करिए कि उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। एंड फिर एक आपको ये भी साथ ही साथ बताता है कि टाइम शेड्यूलिंग किस शेड्यूल में काम आप वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड कंट्रोलिंग कि दैट्स मीन्स कि आपको कंट्रोल कैसे करना होगा कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं PERT में। एंड साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन की भी बात करता है PERT कि आप मिनिमम कॉस्ट कैसे करें, मीन्स जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो कैसे कम होगा, ठीक। आगे देखिएगा CPM की बात जब आती है, अंडर क्रिटिकल पाथ मेथड द प्रोजेक्ट इज एनालाइज इनटू डिफरेंट ऑपरेशन और एक्टिविटीज एंड देयर रिलेशनशिप आर डिटरमाइंड एंड शोन ऑन नेटवर्क डायग्राम।
अब सीपीएम की जब हम बात करते हैं मीन्स क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि डायग्राम के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि जो आप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसके लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं और कौन कौन से रास्तों पे आपको क्या कॉस्ट आने वाला है, साथ ही साथ कौन कौन सा वे आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या टाइम लगने वाला है, और उसमें से आपके लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। और हम कहें कि अगर इन फ्यूचर सडनली आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेकर दूसरे जो कहें कि अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं उस पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब देखिएगा ये क्या था, द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़। मीन्स जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रोजेक्ट है उसको आप कई सारे एक्टिविटीज़ में डिफाइन कर देते हैं, और दीज क्लियरली आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़ आर अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। और इनको हम कहें कि आप एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, मीन्स किसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंजमेंट कर देते हैं। फिर अ नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, और फिर आप उसको क्या करेंगे कि एक हम कहें कि डायग्राम पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि उन एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस में किस सीक्वेंस में कौन सी एक्टिविटीज़ को आपको कब परफॉर्म करना है। ठीक, फिर आगे देखिएगा, टाइम एस्टिमेट्स आर prepared for each activities. Generally these time estimates are prepared, these are optimistic and pessimistic। फिर देखिए कि जो आप एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं तो उनके लिए आप टाइम बताते हैं कि वो किस टाइम में काम किए जाएंगे। तो जब टाइम आप बताते हैं तो टाइम के लिए दो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टाइम। मीन्स कि आप कम से कम कितने समय में उस काम को कर सकते हैं और अधिकतम कितना समय आपको लगना चाहिए, ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। फिर इन सीपीएम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। अब जब क्रिटिकल पाथ मेथड की बात आती है तो इसमें ये भी चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि जो आप काम करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या कॉस्ट लगेगी। मीन्स मॉनेटरी चीज़ों पे भी यहाँ ध्यान दिया जाता है। द लॉन्गेस्ट पाथ इज आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल पाथ and it represents the sequence of those activities where no delay can be permitted। अब देखिए कि जो आपको यहाँ पे क्रिटिकल पाथ में बात की जाए कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो उसको बोला जाता है क्रिटिकल पाथ है, और यहाँ पे हम कहें कि आप डिले जरा भी नहीं कर सकते। मीन्स आपको जो एक्टिविटीज़ डिसाइड की गई हैं वहाँ जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। अगर आप यहाँ पे डिले करेंगे तो आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो गोल है, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर इफ रिक्वायर्ड द प्लान कैन बी मॉडिफाइड सो दैट देयर इज अ टाइमली एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। कि देखिए कि बोला गया कि जैसा बताया ना कि यहाँ पे क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में कहते हैं कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जा सकता है कि मॉडिफाई किया जा सकता है कि आपके प्लान में। और उसका जो मॉडिफिकेशन का मेन काम होता है कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो टाइमली आप क्या कर सकें, फुलफिल हो सके, या हम कहें कि कंप्लीट किया जा सके उस आपके ऑब्जेक्टिव्स को या गोल को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ एंड हम कहें कि आपका पर्ट से रिलेटेड बातें हुई, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम कह रहे हैं आपको कि ये बीकॉम में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम कहें कि एमकॉम अगर आप आगे करने जाते हैं तो वहाँ आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए कि जो हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग वर्कर्स। कहने का मतलब कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम कितना सैलरी देंगे, मीन्स उनको क्या पेमेंट देंगे कि, और ये हम बोलें कि जो ये मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको भी हम कह सकते हैं एक तरीके का ए मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसको भी हम आपको बता रहे हैं कि ये मेथड्स ऑफ जो वेज पेमेंट की बात कर रहे हैं ये भी आप बीकॉम में कॉस्ट अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा यहाँ आपको नहीं डिटेल में जानना है, आपको केवल हम कहें कि यहाँ ओवरव्यू एक रख रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं। कि हम कहें कि आपको एम्प्लॉयज़ जो होते हैं आपको याद होगा कि दो तरीके से मोटिवेट होते हैं, एक मॉनेटरी फैक्टर होता है, दूसरा नॉन मॉनेटरी। तो यहाँ आपका मॉनेटरी फैक्टर्स की बात हो रहा है। अगर हम कहें कि आपके जो वर्क वेजेस होते हैं कि मीन्स हम कहें कि किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो होती है वो किन किन चीज़ों से आपका इन्फ्लुएंस होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्टेड होता है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स एक एम्प्लॉयज़ के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उस पर क्या होता है कि उसका हम कहें कि सैलरी इफेक्ट होता है। फिर बार्गेनिंग पावर की दैट्स मीन्स वो कितना अपने एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करता है
है कि किस सैलरी पे वो राजी होता है। फिर प्रिवेलिंग वेज रेट की मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं कि अदर से ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल के वर्क के लिए। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कि दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा कितना सैलरी बोला गया कि ऐसे काम के लिए मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए। फिर प्रोडक्टिविटी कि मीन्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोडक्टिविटी है कि अगर अच्छा प्रोडक्टिविटी रहेगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स अच्छा रहेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके वेजेस भी डिसाइड करेंगे। फिर कि जॉब रिक्वायरमेंट्स कि हम कहें कि जो आपके हम कहें कि जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है कि दैट मीन्स क्या स्किल्स की नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेज डिसाइड किया जाता है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस की साथ में ध्यान ये दिया जाता है कि जो हम कहें कि सोसाइटीज़ और इकोनॉमिक्स की आपको हम कहें कि बेसिक क्या नीड्स आपके पढ़ने वाली हैं, क्या आवश्यकताएं क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वेज डिसाइड किया जाता है। और जो नेक्स्ट है एबिलिटी टू पे, दैट्स मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हम कहें कि वेजेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक, अब हम कहें कि मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स कि मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ को अगर वेज पेमेंट की बात आती है वो उसके क्या क्या मेथड्स हैं पेमेंट करने के। मीन्स सैलरी की जब बात आती है तो आपको सैलरी कितने तरीके से मिल सकता है। पहला देखिए टाइम वेज की बात आती है। अब टाइम मीन्स समय के अनुसार, तो अब यहाँ आवरली, डे, वीक, मंथ किसी भी तरीके से आपको पे किया जा सकता है। इट आल्सो नोन एज वर्क सिस्टम एंड डेली वेज सिस्टम। अब कहने का मतलब कि आपको बोला जाए कि आप 1 घंटा काम करेंगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा, या आप 1 दिन काम करेंगे आपको 500 रुपये मिलेगा, या 1 हफ्ते का या मंथली बेसिस पे, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, पहला ये तरीका हुआ। फिर दूसरा है पीस वेज सिस्टम, इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम वेज मेथड्स, दिस इज द क्वांटिटी ओरिएंटेड नॉट टाइम। कि कहने का मतलब यहाँ की बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कहें कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे कितना यूनिट आप बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि आपको यूनिट के अकॉर्डिंग मीन्स कितना आप प्रोडक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, वेज दिया जाएगा। उसको पीस रेट बोलते हैं कि जैसे पीस रेट में हम क्या करें कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। जैसे हम बोले कि अगर आप किसी फर्नीचर बना रहे हो तो आपसे बोल दिया गया कि आप 1 चेयर बनाओगे आपको 100 रुपये मिलेगा। तो अब यहाँ एक चीज़ डिपेंड, कोई मैटर नहीं करता कि आप 1 दिन में 1 चेयर बनाते हो कि 1000 बनाते हो। अगर 1000 बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, अगर 1 बनाओगे तो 1, तो दैट्स मीन्स आप 1 दिन में चाहे जितना बनाओ। ठीक, बैलेंस एंड डेब्ट सिस्टम, टाइम प्लस पीस हाइब्रिड, मिनिमम टाइम वेज एंड पीस वेजेस अल्टरनेटिव। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस डेब्ट सिस्टम में क्या किया गया कि आपको मिनिमम वेज बता दिया गया कि हाँ आपको इतना मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कि पीस के अकॉर्डिंग कि हाँ अगर उससे के बाद आपको पीस जितना बनाएंगे उतना आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो टाइम एंड पीस का दोनों का मिक्सअप दिया गया, मीन्स हाइब्रिड दिया गया। ये हम कहें कि एम्प्लॉइज़ को थोड़ा सा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया कि मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या एम्प्लॉइज़ को 1 भी रुपये नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तब तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए दोनों को क्या किया गया है कि हम कहें मिक्सअप रखा गया। फिर इंसेंटिव वेज प्लान, इंसेंटिव वेज प्लान कंसिस्ट द क्वालिटी ऑफ बोथ टाइम पीस सिस्टम्स। अब इंसेंटिव वेज प्लान में क्या बोला गया कि मीन्स दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉइज़ हमारे हैं वो काम करेंगे, उनको सैलरी के अलावा अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसको क्या किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। तो अब इंसेंटिव्स के लिए देखिए कि कई सारे हम कहें कि विद्वान थे, उन्होंने अपना मत दिया कि वो इंसेंटिव्स क्या होना चाहिए। दैट्स मीन्स हम कहें कि अगर 10,000 रुपये सैलरी है एम्प्लॉइज़ की, उस 10,000 के बाद उनको कितना एक्स्ट्रा देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कई सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है। देखिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम, इन्होंने क्या बताया, ए लो पीस रेट फॉर लो प्रोडक्शन एंड हाई पीस रेट फॉर हायर प्रोडक्शन। कि टेलर्स का कहना था कि अगर जो एम्प्लॉइज़ हम कहें कि कम उत्पादन कर रहा है उसके लिए जो पीस रेट है उसको कम कर दीजिए, और जो हायर प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए पीस रेट बढ़ा दीजिए। दैट्स मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि आपने टारगेट रख दिया 100 यूनिट बनाने का, तो 100 से कम जो एम्प्लॉइज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने उसके लिए रखा है 500 रुपये, तो जो 100 यूनिट से कम बनाएगा उसके लिए आप कर दीजिए 300 रुपये, जो 100 से अधिक बनाएगा उसके लिए आप 500 या उससे अधिक का रख दीजिए। ठीक, तो ये आपका है कि इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन बाय
फुल यूज ऑफ कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स एंड एलिमिनेट द फियर ऑफ वेज कट। कि इससे क्या होगा कि दैट्स मीन्स कि अगर यहाँ पे आप कम रखेंगे, मीन्स अगर आप कम उत्पादन करेंगे तो आपको कम मिलेगा, अधिक करेंगे तो अधिक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि ये चीज़ का क्लियरिटी हो जाता है कि मीन्स आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो कितना मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स मीन्स आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि अच्छे से एफिशिएंट वे में काम करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका है हेल्थ से प्रीमियम प्लान। तो अब देखिए हेल्थ से प्रीमियम आल्सो नोन एज हेल्थ से, इन्होंने क्या किसके द्वारा दिया गया था, AFS हेल्थ से थे, USA के वैज्ञानिक, इन्होंने दिया था। तो अब इनका क्या था कि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि एम्प्लॉयज़ को क्या करिए कि जो भी वर्क कर रहे हैं उसका कुछ एक सर्टेन पार्ट जो उनका सैलरी हो रहा है या जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करिए कि एज ए प्रीमियम उनको इंसेंटिव्स दे दीजिए। तो अब देखिए कि क्या बोले थे, ऑफर द गारंटी ऑफ मिनिमम वेज ऑन टाइम बेसिस। कि सबसे पहला चीज़ था इनका कि उन्होंने बोला है कि आप एम्प्लॉयज़ को ये बता दीजिए कि उनको मिनिमम बेसिस कुछ ना कुछ मिलेंगे जो कि टाइम बेस पे रहेगा, कि मीन्स मंथली आपको इतना सैलरी मिलने वाला। फिर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। और उसके बाद क्या करिए कि उस एम्प्लॉयज़ के लिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम दे दीजिए कि कितना वो क्या काम करने वाले हैं किस समय में। फिर अब देखिए कि इन्होंने आगे इंसेंटिव्स के लिए क्या बोला, इफ़ द टास्क परफॉर्म विद इन टाइम गेट प्रीमियम वेज। दैट्स मीन्स अगर आप उस काम को निश्चित समय के में कर लेते हैं तो जो आपको इंसेंटिव्स बोला गया रहेगा कि जो प्रीमियम रहेगा आपको एक्स्ट्रा वेज वो आपको दिया जाएगा। फिर इफ़ टास्क परफॉर्म बियॉन्ड द टाइम गेट टाइम वेज। कि अगर आपसे बोला जाए कि आप उस टास्क को उस समय के बाद करते हैं, विद इन टाइम नहीं कर पाते, तो आपको जो टाइम वेज रहेगा दैट्स मीन्स कि आपको जो नॉर्मल वेज रहेगा वो मिलेगा। जैसे हम आपसे बोले कि आपको कोई टास्क हम देते हैं कि 1 महीने में कंप्लीट करना, अगर आप 1 महीने तक या 1 महीने के बाद कंप्लीट करेंगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आप 1 महीने से कम समय में कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, या हम कहें कि 50,000 रुपये मिलेगा। तो अब देखिए कि दो आपको हो गए, एक प्रीमियम वेज हो गया कि दैट्स मीन्स अगर आप उस टास्क को टाइमली परफॉर्म करिए तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, लेकिन हम कहें कि अगर आप उसको टाइमली नहीं परफॉर्म करें तो जो आपको नॉर्मल वेज बोला गया है वो मिलेगा मीन्स टाइम बेसिस पे। तो दैट्स यहाँ पे एक चीज़ है कि ये आपका क्या है कि एक तरीके से आपको श्योरिटी रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा रोवन्स प्रीमियम प्लान। कि अब यहाँ पे देखिएगा जेम्स डाउन इन 1901 कि ये ब्रिटेन के थे कि इन्होंने अपना दिया कि अब इन्होंने क्या किया कि हेल्थ से प्लान को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है कि वो ये देखिए कि इन्होंने क्या बोला, प्रीमियम के लिए इन्होंने बोला टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाई आवरली रेट। यहाँ पे कहने का मतलब इनका था, इन्होंने बोला कि आप एम्प्लॉयज़ को अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें इस फैक्टर को ध्यान दीजिए, क्या उसने टाइम सेव किया। दो चीज़ें होती कि जैसे कि अगर आपको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आपसे बोलें कि आप 1 महीने में काम करिए आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, अगर आप 1 महीने के पहले उस काम को कंप्लीट करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए। तो रोवन ने ये बोला कि जब एम्प्लॉय टाइम सेव कर रहा है तो उसको क्या करिए, उस चीज़ का भी बेनिफिट दीजिए कि जो वो टाइम बचा रहा है। अदरवाइज वो भी क्या करेगा कि जो टाइम आप अलॉट किए हैं उसी टाइम के दौरान काम करेगा, क्यों जल्दबाजी करे, आराम से वो भी सोते हुए करेगा। तो रोवन का ये कहना था। ठीक, तो अब यहाँ पे रोवन के देखिए प्रीमियम प्लान का फार्मूला आप याद कर सकते हैं कि वैसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आपके लिए नहीं है, यहाँ आपसे यही पूछा जा सकता है कि मीन्स रोवन ने हेल्थ के प्लान में क्या मॉडिफाई किया। तो इन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया है कि जो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कहें कि टाइम बचा रहा है एम्प्लॉइज, उस टाइम को इंक्लूड करते हुए आप प्रीमियम डिसाइड कीजिए, और जो आपका हम कहें कि वेज क्रिएट होगा मीन्स टोटल पेमेंट कितना होगा, तो टोटल पेमेंट के लिए टाइम टेकन कितना आप टाइम लिए हैं, आवरली रेट या हम कहें कि पीस रेट, जो भी आपका रेट डिसाइड किया गया वो प्लस प्रीमियम, दोनों चीज़ें मिलाकर आपको मिलेंगी। तो ये रोवन के द्वारा दिया गया हम कहें कि आपका जो ये प्लान है कि मीन्स कितना एक एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलना चाहिए। इसके बाद भी हम कहें कि बहुत सारे आपको क्या नाम से कि वेज पेमेंट के सिस्टम्स हैं, गैट्स हैं, फिर हैंडसे प्लान्स हैं,
बेडक्स हैं, इमर्शंस इफिशिएंसी, लेकिन हम कहें कि यहाँ पे आपको जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये सभी हम आपको कहें कि जब कॉस्ट अकाउंट पढ़ेंगे वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आप लेबर कॉस्टिंग सीखेंगे तो वो दैट्स मीन्स वहाँ आपको वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट को टॉपिक को जो भी बचे हुए हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश पूरी रहेगी कि जैसे हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बचा हुआ है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर देंगे एक क्लास में, नहीं तो 2 क्लास लगेगा, बिजनेस मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।